आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स का जो नेटवर्क का मेथड है उसके बारे में हम बात करेंगे। और यही आपका चैप्टर 2 है, नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट एंड सीपीएम। नेटवर्क एनालिसिस के अंदर हमने दो मेजर चीज़ों को स्टडी करना है, जिसमें पहली चीज़ है पर्ट। पर्ट का मतलब है प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और इसकी एब्रीविएशन है पर्ट। अब ये जो है क्रिएट किया गया उस वक्त जब यूएसए की डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च किया, जिसने अंडर वाटर सबमरीन के जरिए से उस मिसाइल ने थ्रो होना था और वाटर की सरफेस तक आना था। उसका नाम था पोलारिस बैलिस्टिक मिसाइल। उसको लॉन्च करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, जिस सिस्टम का, उसमें पर्ट यूज हुआ पहली दफा, और उसके बाद इसको फिर एज ए सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इसको यूज किया गया और ये सक्सेसफुल रहा और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए। अब पर्ट है क्या चीज? पर्ट जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या मॉडल जो भी आप डिजाइन करते हैं नेटवर्क का, उसके अंदर आने वाली अनसर्टेनिटीज को डील करता है। अनसर्टेनिटी क्या चीज है? वो चीज जो आपने प्लान बनाते हुए आपकी बैक ऑफ द माइंड नहीं थी, जो आपने सोची नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, वो चीज अनसर्टन है, जिसके चांसेस बहुत कम थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज आ गई आपके मॉडल के रास्ते में। उसमें नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी किसी भी किस्म की चीज हो सकती है। बहरहाल वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज है जो आपके मॉडल के फ्लो में रुकावट बनती है। उन प्रॉब्लम्स को पर्ट डील करता है। आपके हैंडआउट्स में इसको एक रीडिंग देते हैं, लिखा हुआ है, पर्ट incorporated these uncertainties into a model which provides a reasonable answer to these uncertainties। तो उन अनसर्टेनिटीज को जो कि मतवक्को नहीं थी और वो आपके रास्ते में आ गई हैं, उनको डील करना है पर्ट ने। अब पर्ट जो है ये एक इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। इवेंट का मतलब क्या है कि आपने एक प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है, उसके अंदर आप डिफरेंट स्टेजेस से होके एक फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं। तो वो जितनी स्टेजेस हैं उसके अंदर वो आपके इवेंट्स हैं। आपका पहला इवेंट है जिससे आपने शुरू करना है, और एक आपका फाइनल इवेंट होगा जहां पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका सारा काम जो आप जॉब करना चाह रहे हैं, वो टास्क आपका जो है वो फिनिश हो जाएगा। ये था एक पर्ट का छोटा सा तारुफ। दूसरी जो टेक्निक है नेटवर्क का हिस्सा है, दैट इज सीपीएम। सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। इसको सबसे पहले डूपॉन्ट एक कंपनी थी, उन्होंने यूज किया 1958 में, और इसको यूज करने की वजह से उन्होंने अपने उस प्रोजेक्ट में तकरीबन $1 मिलियन की सेविंग की। जब उनको इतना ज्यादा फायदा हुआ तो उन्होंने इसको प्रैक्टिस में लाने का सोचा और कहा कि जी हम इसको अब अपने आइंदा के प्रोजेक्ट्स में यूज किया करेंगे, और फिर बाकी दुनिया ने भी इस चीज को फॉलो करना शुरू किया। तो अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं कि सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो क्या चीज है। अब होता यह है कि जब आप कोई एक काम शुरू करते हैं तो उसकी एक एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आपके माइंड में होती है, नॉर्मल ड्यूरेशन। फर्ज करें आप एक बिल्डिंग या घर बनाना शुरू करते हैं तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको एक टाइम देता है कि जी 3 महीने में मैं आपको स्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा, उसके बाद मैं इसकी फिनिशिंग स्टार्ट करूंगा, सारी डिटेल वो आपको देता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, और उसके ऊपर वो आपको कॉस्ट का भी एक तखमीना लगा के दे देता है कि जिस पे ये कॉस्ट और ये चार्जेस आएंगे। अब आप अगर उस काम को जल्दी करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जी आप मजीद स्किल्ड पीपल, मजीद लेबर इन्वॉल्व कर लें, ओवर टाइम दे दें वर्कर्स को, आप उनका जो ड्यूटी टाइम है, वर्किंग आवर्स है, वो ज्यादा कर दें ओवर टाइम पे करके, तो ऑब्वियसली आपका काम जल्दी फिनिश होगा। अगर वो 3 महीने में स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात कर रहा है तो हो सकता है 1.5 महीने में आपका ये काम कंप्लीट हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं क्रैश ड्यूरेशन, यानी काम को जल्दी करना। अब इसमें क्या चीज है कि जब आप कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, ज्यादा उसमें इनपुट डालते हैं, एडिशनल रिसोर्सेज ऐड करते हैं, तो आपका काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ये चीज है अब इसमें कि आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, विद सीपीएम द अमाउंट नीडेड टू कंप्लीट द वेरियस एक्टिविटीज इज अज्यूम्ड टू बी नोन विद सर्टेनिटी। सीपीएम और पर्ट में फर्क क्या है कि पर्ट के अंदर अनसर्टेनिटी आ रही थी, यानी अनएक्सपेक्टेड चीजें।
CPM जो है ये उन चीज़ों को डील करता है जो पहले से तयशुदा हैं कि इसकी ड्यूरेशन या है, ये है, इसमें ये हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये एक मेजर फर्क है PERT और CPM में। So the direct costs of the activities increase and hence the cost of the project also increase. अच्छा, अब इसमें दो चीजें सीखने वाली हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स क्या होती हैं। आपकी डायरेक्ट कॉस्ट जो है उसमें आपकी लेबर आ जाती है, रॉ मटेरियल आ जाता है, इक्विपमेंट आ जाता है, ये आपकी डायरेक्ट चीजें हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसमें आपकी मैनेजमेंट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें रेंटल्स हैं, यूटिलिटीज हैं, ये सारी चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि जब आपने आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको जब आप इंक्रीज करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी, प्रोजेक्ट भी महंगा हो जाएगा। जाहिर बात है, जब आपने 3 महीने में एक घर बनाना था और आपने उसके कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो पैसे तय किए हुए थे, जब आप ओवर टाइम पे करेंगे, जल्दी काम करवाएंगे तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और जब आप रिड्यूस करेंगे एक्टिविटी को तो उसका स्केड्यूल भी चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। So this will naturally reduce the overhead cost for the entire project. On one hand, the direct expenses increase. Direct expenses अभी मैंने आपको बताए हैं क्या है कि लेबर का देना पड़ जाता है ज़्यादा पैसे, रॉ मटेरियल ज़्यादा लाना पड़ जाता है जल्दी करने के लिए। This will naturally reduce the overhead cost for the entire project. तो ये उन्होंने क्या बताया है कि on one hand the direct expenses increase if we shorten the activity duration, but the indirect expenses for the project are reduced. अब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट यानी अगर आपका काम जल्दी हो रहा है तो जो आपके मैनेजर्स हैं ऑब्वियसली आपने उनको 3 महीने के लिए हायर किया था, आपका 1.5 महीने में काम हो गया, आपको वो कम हो गई वहां से कॉस्ट। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनका भी टाइम कम हो गया, वहां से भी उनकी कॉस्ट कम हो गई। अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, उसका रेंट भी जहां 3 महीने देना था वहां 1.5 महीने दिया है, वो भी कम हो गया। यूटिलिटी बिल्स वगैरह, बिजली का काम या जो भी वो सारा सिलसिला है, वो 3 महीने के बिल्स पे करने थे, अब 1.5 महीने के करने पड़ेंगे। तो ये चीजें हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट तो आपकी इंक्रीज हुई है, लेकिन आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कम हो गई है। ये सारी चीज जो है इसको CPM डील करता है। Thus, CPM is not concerned with uncertain jobs. CPM जो है वो उन जॉब्स को डील करता है जो पहले से तयशुदा हैं। अब इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसका एक रीकैप दे दूं। PERT है आपके पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक, और ये अनसर्टेन एक्टिविटीज़ के लिए है, वो एक्टिविटीज़ जो अनएक्सपेक्टेड थी और वो प्रोजेक्ट के किसी मरहले पे, किसी इवेंट पे उभर के सामने आ गई। CPM भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है, लेकिन ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है और इसको पहले से डिफाइन किया जाता है सारी एक्टिविटीज को, इसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होती। ये एक मेजर डिफरेंस है आपके PERT और CPM में। इसके बाद उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें PERT और CPM यूजफुल है। इसमें द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और ऑफ अ हाईवे, प्लानिंग एंड लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, शेड्यूलिंग मेंटेनेंस फॉर अ प्रोजेक्ट, और ये सारी चीज़ें आप इनको एक स्टडी दे लीजिएगा। ये तो हमने बात कर ली है PERT की और CPM की। अब आगे हम बात करेंगे कि नेटवर्क क्या चीज़ है। पहला स्टेप जो है, द फर्स्ट स्टेप इन द एप्लीकेशन ऑफ CPM और PERT इज टू डेवलप अ नेटवर्क। नेटवर्क कैसे डेवलप करना है? नेटवर्क की डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है। अ नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन विद अ फ्लो ऑफ सम टाइप इन इट्स ब्रांचेस। अब नेटवर्क जो है वो आपको एक ग्राफ की सूरत में एक पिक्चर का व्यू देता है। इसके अंदर इसकी ब्रांचेस होती हैं और नोड्स होती हैं। वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रांचेस और नोड्स जो हैं वो क्या चीज़ें हैं। अब नीचे इन्होंने आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने आपको बताया है कि आपकी अगर एक एक्टिविटी है हाईवे सिस्टम, तो इसकी नोड्स क्या हैं, इंटरसेक्शन है, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, रोड्स हैं, और इसके ऊपर फ्लो किस चीज़ का होगा? ऑब्वियसली व्हीकल्स का होगा, गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें, किसी भी किस्म की व्हीकल। सिमिलरली कम्युनिकेशन के लिए आपकी नोड्स उसके स्विचिंग पॉइंट्स हैं, ब्रांचेस उसकी वायर्स हैं, और इन दोनों चीज़ों के थ्रू इस पे फ्लो क्या कर रहा है? आपका मैसेज। इसी तरह उन्होंने ये सारा टेबल बना के दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे नोड की। ये एक छोटी सी उन्होंने डायग्राम आपको बना के दी हुई है। अ नोड इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 ब्रांच लाइन्स, यानी 2 ब्रांच लाइन्स हैं, 2 नोड्स को कनेक्ट एक लाइन आपके पास कर रही है। ये आपकी एक एक्टिविटी हो जाएगी। एक नोड से दूसरे नोड तक जब आप जाएंगे
तो ये आपके पास एक इवेंट काउंट होगा। इट इज डिनोटेड बाय अ सर्कल। ये जो सर्कल है ना, ये नोड होता है। ईच ब्रांच रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी। हर ब्रांच उसकी एक्टिविटी को शो करती है। ईच नोड रिप्रेजेंट एन इवेंट। हर नोड जो है वो एक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। द एरो हेड्स इंडिकेट द सीक्वेंस। और जिस तरफ आपका एरो का रुख है वो आपको सीक्वेंस बताएगा कि ये एक्टिविटी इस सीक्वेंस से चल रही है। 1 से ये 2 पे गया, 2 से 3 पे गया। ये सारा एक सिस्टम है। अब ये जो आपके पास डायग्राम दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास एक नोड है और 2 नोड्स हैं आपके पास इसमें और एक ब्रांच है। और इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि एरो जो 2 नोड्स को कनेक्ट करता है वो 2 इवेंट्स को शो करता है एक एक्टिविटी में। जहां से आपने एक्टिविटी को शुरू करना है, जो उसका इनिशियल पॉइंट है, उसे आपने हमेशा टेल इवेंट रखना है। उसको हम कहते हैं टेल इवेंट। और जहां पे आपकी जाके फाइनल नोड आ गई, यानी फाइनल सर्कल आ गया, जहां पे आपकी एक्टिविटी खत्म हो गई है, उसको आपने हेड इवेंट कहना है। टेल इवेंट से हम स्टार्ट लेंगे और हेड इवेंट पे हमारी एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसमें नीचे आप देख लीजिए, एक एग्जांपल दी हुई है आपको, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। ए एक्टिविटी क्या है, 1 से लेके 2 तक, इसमें 2 नोड्स काउंट हो रही हैं। फिर एक्टिविटी बी जो है वो 2 से लेके 4 तक है, एरो हेड शो कर रहा है। एक्टिविटी सी 2 से लेकर 3 तक है। ये एक सिंपल सी डायग्राम है। उसके बाद जब आप 5th नोड पे आए तो आपकी एक्टिविटी एंड हो गई। तो यहाँ पे आपका टेल इवेंट क्या है, 1st नोड, और आपका हेड इवेंट क्या है, 5th नोड। ठीक हो गया। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है। प्रीडिसेसर वो है जो आपकी किसी नोड से पीछे, प्री से आपको नाम से जाहिर हो गया होगा, जो पीछे आ रहा है किसी नोड से, और सक्सेसर क्या है, जो उसके बाद आ रहा है। जैसे कि आपकी डायग्राम है, इसके अंदर A इज कॉल्ड द प्रीडिसेसर ऑफ B एंड C। B एंड C से दोनों से पीछे जो एक्टिविटी थी वो A थी, जो 1 से लेके 2 तक आ रही थी। तो A जो है वो B और C दोनों का प्रीडिसेसर होगा। और A का सक्सेसर क्या है आपके पास, B एंड C आर द सक्सेसर्स ऑफ A। B एंड C चूंकि A के बाद आ रहे हैं तो वो उसके सक्सेसर हैं। इससे सिंपल सी बात वाज़ेह हो गई हमें कि पीछे वाली जो चीजें हैं उनको हमने प्रीडिसेसर्स बोलना है और आगे आने वाली चीजों को हमने सक्सेसर बोलना है। अब हम देखेंगे कि रूल्स क्या हैं नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके लिए यहाँ पे 5 रूल्स इन्होंने हमें बताए हुए हैं कि ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ओनली 1 एरो। सिर्फ एक एरो एक साइड पे मूव करेगा। This means that no single activity can be represented twice in a network. यानी कोई भी एक्टिविटी रिपीट नहीं होगी। एक दफा एरो आगे चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। दूसरी चीज क्या है, no 2 activities can be identified by the same end events. कोई भी 2 एक्टिविटीज ऐसी नहीं हो सकती जिनका एंड इवेंट सेम हो। इसका मतलब यह है कि आपका नेटवर्क फ्लो में चलेगा, वो राउंड लेके लूप नहीं बनाएगा, यानी वापस अपनी जगह पर नहीं जाएगा। वो जहां से शुरू हुआ था, जो उसका टेल इवेंट था, हेड इवेंट उसको जाके दोबारा टच नहीं करेगा। हेड इवेंट कहीं और होगा जहां पे आपकी एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टाइम फ्लो फॉलोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब टाइम देखें, आगे जाना है, पीछे तो नहीं आ सकता। 3 के बाद 4 ही बजने हैं, 2 पे तो आप वापस जा नहीं सकते। तो टाइम जो है वो लेफ्ट टू राइट आपका हमेशा फ्लो करता है। ऑल द एरोज पॉइंट इन 1 डायरेक्शन। और एरोज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जिस तरफ आपने पहले एरो हेड को शो किया है उसी डायरेक्शन में आपका एरो हेड आगे भी मूव करे। ऑपोजिट डायरेक्शन में करना, उसको अवॉइड करना चाहिए, वरना आपका मॉडल जो है वो सही नहीं बनेगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। चौथी चीज इसमें क्या रहती है, एरोज शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। एरोज को एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। और फाइनल चीज क्या है, एवरी नोड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एक्टिविटी प्रीसीडिंग इट, यानी उससे पीछे, एंड एटलीस्ट 1 एक्टिविटी फॉलोइंग इट, और एक उसके बाद, एक्सेप्ट फॉर द नोड्स एट द वेरी बिगिनिंग, सवाए उन नोड्स के जिनसे हम शुरू कर रहे हैं। जो पहली नोड है उसके पीछे कोई नोड नहीं होगी।
एंड द वेरी एंड ऑफ द नेटवर्क। यानी इसमें उसने क्या चीज एक्सप्लेन की है कि हर नोड के पीछे भी एक नोड होनी चाहिए और उसके आगे भी एक नोड होनी चाहिए, सवाए वो जो दो फाइनल नोड्स हैं, एक आपकी जो इनिशियल नोड है जहां से आपने शुरू किया था और एक जो आपकी फाइनल नोड है जहां पे आपने इसको एंड किया था। उन दो नोड्स के अलावा बीच वाली सारी जो नोड्स हैं उनके प्रीडिसेसर्स भी होने चाहिए और सक्सेसर्स भी होने चाहिए। ये 5 रूल्स हैं जो किसी भी नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। और मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है।